नादरीन, तालिबान बड़ा एम्बिगुअस सा कैरेक्टर हो गए हैं मौजूदा दौर में, समझ नहीं आ रही कि ये किसकी साइड पे हैं। और जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो उसके लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफगानिस्तान की है, चाहे वो BLA हो चाहे वो TTP हो। लेकिन उसके बाद फिर चीन की एंट्री होती है और वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों और थोड़ा सा राय रास्त पे लाया जाए अफगानिस्तान को। और लगता ऐसे है कि जब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होती है कि ये राय रास्त पे अब आ जाएंगे, लेकिन उन्हीं के एक जनरल ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि वाकई कोई अमन की तरफ तालिबान जा रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे साथ फिर गद्दारी होने जा रही है या ऑलरेडी हमारे साथ गद्दारी हो रही है और अभी तक हम आंखें बंद करके बैठे हैं। तो डिटेल से आज ये स्टोरी जानते हैं कि क्या तालिबान सुधरे हैं या नहीं सुधरे, और अगर वाकई सुधर गए हैं तो उनके ये जो जनरल हैं ये वाकई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सादे जनरल नहीं है, ये इंटेलिजेंस के भी उनके चीफ रह चुके हैं। तो जानते हैं डिटेल से स्टोरी। अब एक अफगान जनरल है, साबिक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है, उसका एक इंटरव्यू आया है और ये इंटरव्यू बिकास नाम का एक चैनल है, सोशल मीडिया चैनल है, और उसके ऊपर एक रिपोर्टर है रहमान बनोरी, बड़ा पुराना जर्नलिस्ट है, उसने ये इंटरव्यू किया। और जिस जनरल का इंटरव्यू किया गया उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सैयद समी सादात है और ये रिटायर है। ये पहली बात तो ये ज़हन में रखेंगे, ये रिटायर है। और हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में ये अफगानिस्तान के अंदर बड़ा मजबूत आदमी था और इसके पास जो पोर्टफोलियो से वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। एक तो ये डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस था, यानी आप समझें कि जिस तरह MI होती है और बिल्कुल उसका डायरेक्टर था ये। दूसरा ये स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का कमांडर भी रहा है, क्योंकि अमेरिकन के साथ साथ यहाँ पे अफगान स्पेशल फोर्सेस भी थी अफगानिस्तान के अंदर, और वो जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते थे उसका ज़रा एक अलग पूरा डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का ये कमांडर था। और इसके साथ साथ फिर ये डिप्टी चीफ भी रहा है वहाँ पे अफवाज, जो अफगान अफवाज है उसकी। तो 2019 से लेकर 2021 तक बड़ी अहम पोजीशंस पे था और उस वक्त सारे अमेरिकन निकल रहे थे अफगानिस्तान से और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और साथ साथ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था अफगानिस्तान के अंदर। तो उस ज़माने में भी पाकिस्तान ये एतराज़ कर रहा था कि इतने ज़्यादा कौंसल खाने इंडियन अफगानिस्तान के अंदर क्यों हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस के मिशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौंसल खाने इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बनाए और हर जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वहाँ पर इनका कौंसल खाना है। तो क्यों है? उसी ज़माने में ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडियंस का, रॉ का, और वहाँ पर उनके एजेंट्स मौजूद थे। और अगर आप इमरान खान साहब तक के दौर को देखें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फसादात थे और ख़राबी पैदा की जाती थी, और BLA भी उसी ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, उससे पहले थी लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितनी उस दौर में हुई। फिर TTP जो थे उसकी पुष्ट बनाई शुरू हो गई और उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने शुरू कर दी उस ज़माने में। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एतराज़ भी करता था कि अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ। फिर अशरफ गनी साहब के सामने भी कई मरतबा पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, फिर हामिद करज़ई के दौर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन उस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट थी या अमेरिकन से वो कहते थे नहीं जी हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत सारे एविडेंस भी दिए कि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं तो ये पाकिस्तान के जो भागे हुए लोग हैं ये वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, तो ये TTP वहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन बहरहाल उसके बाद अमेरिकन चले गए। जब चले गए तो फिर पाकिस्तान का को ये ख्याल आया कि अब हमारी अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के पास ही थे और पाकिस्तान ने ही अमेरिका के सामने उसे कतर के अंदर बिठाया था और ये पाकिस्तान की हिफाजत में थे सब लोग, जैसे हक्कानी ग्रुप है, बाकी लोग पे इनकी, बल्कि आज भी फैमिलीज यहाँ पे हैं, असासे इनके यहाँ पे हैं, जायदादें यहाँ पे। और 20-22 साल पाकिस्तान ने इन सब की मेज़बानी की और इन्हें अपने पास रखा। उस वक्त जब पूरी दुनिया और अमेरिका इनको तलाश कर रहा था और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि ये हमारे हवाले करिए, हक्कानी नेटवर्क जो है ये बड़ी तबाही फैला रहा है वहाँ पे, ये अशरफ गनी को गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा, ये हामिद करज़ई की गवर्नमेंट को हिला रहा है। बल्कि जनरल पाशा साहब ने मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाया, वो DGI थे, तो वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए, काबुल में उनकी बल्कि हामिद करज़ई का दौर था, हामिद करज़ई साहब के साथ उनकी मुलाकात थी। जब जनरल पाशा वहाँ पे गए तो उसी दिन काबुल के अंदर एक खुदकुश हमला हो गया और बड़ा हमला हुआ और पूरा जो काबुल था हिला। तो उसकी थोड़ी देर बाद जनरल पाशा साहब की मुलाकात थी हामिद करज़ई साहब के साथ। तो हामिद करज़ई साहब ने जनरल पाशा साहब के साथ मुलाकात करते ही कहा कि पाशा साहब इस मरतबा तो आप अपने साथ ही ले आए। तो इस टाइप का भी उस ज़माने में था कि जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है वो हक्कानी नेटवर्क कर रहा है और उसके पीछे पाकिस्तान है। और जब भी वहाँ पे अमेरिकन फ़ौज के ऊपर हमला होता था या वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर हमला होता था तो अमेरिकन पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करते थे कि ये आपके लोग हैं हक्कानी नेटवर्क और ये अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों को स्टेबल नहीं होने दे रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्लेम ये था कि देखें वहाँ पे इंडियंस क्यों बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उस ज़माने में ये जनरल सैयद समी सादात जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल थे और उस सारे सिस्टम को समझते थे। अब इनका इंटरव्यू चला है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत इन्वॉल्व है और वो TTP को भी सपोर्ट कर रहा है और तालिबान गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये जो TTP है और ये जो तालिबान गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के अंदर फसादात फैला रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इनका कहना है कि इस दहशतगर्दी के पीछे तालिबान है और तालिबान के पीछे इंडिया है। तो ये पहली मरतबा इतना बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट किसी जगह से मिली है और इस टाइप के जो एतराफ़ात हैं वो कह रहे हैं कि फंडिंग इंडिया कर रहा है और आगे इन्हें पहुंचाने का काम तालिबान कर रहा है।
ट्रेनिंग भी कर रहा है और फंडिंग भी कर रहा है। और उसके बाद वो टीटीपी के बारे में कहता है कि टीटीपी जो है उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसकी पीछे पुश बनाई जो तालिबान की है, और उससे पीछे जो फंडिंग है वो इंडिया की। बीएलए के बारे में, बीएलए और बीएलए के बारे में, दोनों के बारे में बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो ये टीटीपी और बीएलए के बारे में पहली मरतबा एक एविडेंस आया, और वो भी अफगानिस्तान के अंदर से आया, और एक ऐसा शख्स बोल रहा है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था अहमद करजई साहब के दौर में और अशरफ गनी के दौर में। तो एक ऐसा आदमी जो वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा रहा है, जब वो एतराफ़ कर रहा है तो मेरा ख्याल है अब कोई चीज़ पीछे रह नहीं गई। हम इंडिया को हर जगह पे अब हमें नंगा करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रूफ हैं जो पाकिस्तान ने चाइना को दिए थे, फिर यूएन के अंदर भी रखे गए थे। बल्कि कुलभूषण यादव जो है उसकी स्टेटमेंट भी हर जगह पेश की गई कि देख लें ये बंदा क्या करता रहा है और क्या कर रहा था चाबहार में, और क्यों इसे मुसलमानों का नाम रखा हुआ था, और ये नेवी का ऑफिसर था। तो बहरहाल वो भी है, और बाकी जो पूरा नेटवर्क है जो पाकिस्तान के अंदर है उनमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उनके एतराफ़ी बयानात इकट्ठे किए गए, उन्होंने पूरा चैनल बताया कि दुबई पैसे भिजवाता है, दुबई से फिर वो प्रॉक्सीज होती हैं जिनके ज़रिए पैसा मुख्तलिफ जगहों से होता है वो पाकिस्तान आता है, फिर उन असैसन्स को ये पैसा दिया जाता है जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, फिर कोई ऑडियो कॉल्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड हुई हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिकॉर्ड हुए हैं। चंद दिन पहले भी आपने देखा होगा कि DGISPR ने भी एक कॉल्स पेश की थी, बल्कि ज़्यादा पूरी कम्युनिकेशन, और उसके अंदर हर चीज़ थी कि इंडिया के अंदर कौन सा कैप्टन है, कौन सा मेजर है, कौन सा कर्नल है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, और किस तरह लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और किस तरह वो सुसाइड अटैक करते हैं, या किस तरह बम रखते हैं वो, और उस बम ब्लास्ट के अंदर कितने लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान पहले करता रहता था और पाकिस्तान के पास प्रूफ भी थी, लेकिन अब जो अफगानिस्तान की तरफ से ये एतराफ़ आया, मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और इसको हर जगह पर पेश किया जा सकेगा। इंटरव्यू ज़ाहिर पश्तो ज़ुबान के अंदर है, दरी ज़ुबान के अंदर है, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और बल्कि कोई भी शख्स इस इंटरव्यू को ट्रांसलेट करवा सकता है, जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो ऐप्स होती हैं उसके ज़रिए। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि तालिबान जो है उनके पीछे इंडिया है, और तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर फसादात की बाइस बनती है। ये मौजूदा हालात में आपको लगा कि कोई पॉलिसी चेंज की होगी तालिबान ने? ये तो इनका इंटरव्यू है, ये इनका दावा है, लेकिन क्या वाकई ही तालिबान अभी तक इंडिया के साथ हैं? अब इसके बारे में दो राय हैं। एक आरा तो ये है कि जो अफगान करैक्टर है ना वो बड़ा दिलचस्प है, वो उसे जहाँ से फ़ायदा होता है वो फ़ायदा लेता है। अगर उन्हें अमेरिकन पैसे देंगे तो अमेरिकन के साथ रहेंगे, रशियंस पैसे देंगे तो रशियंस के साथ रहेंगे, इंडिया अगर उन्हें माली मदद देता है तो वो उसको भी कबूल करेंगे। तो एक साइड से अफगान कल्चर ये भी है कि आप बाहर से इमदाद लें, बाहर से पैसा जो देता है उसे वो हासिल करें। दूसरा उनका एक और नेशनलिज्म भी है कि जी हम तालिबान हैं, हम अफगान हैं, और अफगानिस्तान हमारा मुल्क है और इसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सका और हमने किसी को टिकने नहीं देना। तो दूसरा करैक्टर ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं आने देते, वो अपने मुल्क के अंदर हो या किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो। तीसरा उनका ख्याल ये है कि जो तालिबानाइजेशन है उसको फैलना चाहिए, उसे ईरान तक भी जाना चाहिए, पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए, यानी जो खुशहाल मुल्क हैं उनके हमसाये में इस्लामी मुल्क हैं उन तक उनका ये मैसेज जाना चाहिए, और वहाँ पे इसकी नर्सरी बननी चाहिए। तो तीन उनकी एफर्ट्स हैं जो बाज़-औक़ात नज़र भी आती हैं। अब ये जो चाइना का फैक्टर है ना उसमें उसने कुछ डेंट डाला है, इनको समझाया भी है कि अगर आप इस तरह ईरान के साथ लड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है, क्योंकि पहले दुनिया आपके खिलाफ है, और जो आपके दो करीबी हमसाये हैं जो आपको मदद दे सकते हैं, जो आपके लिए रूट्स खोल सकते हैं, जहाँ से आपके लिए तजारती माल आ सकता है, जहाँ पे आप तजारती माल जिसके ज़रिए बैरूनी दुनिया में भिजवा सकते हैं, जिससे आप अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके साथ आप ना लड़ें, ना छेड़छाड़ करें इनके साथ, क्योंकि इस तरह आपका गला दबा दिया जाएगा और आप बिल्कुल फंस के रह जाएंगे। और इसके अंदर जो पाकिस्तान ने कई स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की हैं, जैसे वाह खान की पट्टी है, वाह खान की पट्टी के ऊपर पाकिस्तान ने छेड़छाड़ करके अफगानों को बता भी दिया कि अगर आपने ज़्यादा गड़बड़ की तो हम यहाँ से रास्ता खोलेंगे और चाइना और ताजिकिस्तान को कनेक्ट कर देंगे पाकिस्तान के साथ, और आपका पूरा एक सूबा गायब हो जाएगा। तो उसको भी उन्होंने ये मैसेज था अंदाज़ा लगवाने की कोशिश की कि आप जाग जाएं, वरना पाकिस्तान बहुत कुछ करने की पोजीशन में है। चाइना ने भी अब उनके पेच कसे हुए हैं, इस जो पेच कसने का जो अमल है उसके बाद तालिबान की तरफ से कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने जो कमांडर्स हैं टीटीपी के उनकी मदद करनी बंद कर दी, उनका असला भी उन्होंने जमा कर लिया और उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर है वहाँ से उनको पीछे धकेल रहे हैं कि सेंटर में चले जाएं, या फिर बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे चले जाएं, या फिर ताजिकिस्तान के बॉर्डर यहाँ पे चले जाएं, या फिर उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चले जाएं, ताकि पाकिस्तान से दूर हो जाएं। अब ये किया तो ये भी जा रहा है, लेकिन साथ ज़ाहिर इंडिया से अगर पैसा मिल रहे हैं तो तालिबान कभी भी वो पैसा लूज नहीं करेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो $1 बिलियन जो इंडिया देता है उसको भी ग्रैब करते रहें। तो हो सकता है कभी कभी वो छेड़छाड़ करते हो, कभी कभी पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का अमल दखल है, टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट इंडिया से है 100%, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है, चले नाज़रीन चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी, इंडिया की एक और हांडी फट गई है। ये वर्ड यूज किया था पिछले चौड़ साहब ने, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में भी पूछूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। लेकिन याद रखिए कि दुनिया के अंदर कोई भी मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, मुल्क की सतह की बात कर रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं है, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं है। कल जो आपके दुश्मन थे वो आज आपके दोस्त हो सकते हैं, और डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप दूसरे मुल्क की जरूरत कितनी है, या आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, आप दूसरे मुल्क के साथ चल कैसा रहे हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त जो इंडिया के बहुत गहरे दोस्त थे और गहरे मरासिम थे,